हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया? यस सर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग फिर बोर्ड का एक नया टॉपिक देखेंगे, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया भी था कि हम लोग बच्चों किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर रहे हैं। क्यों बच्चों? यस सर। ठीक है, उम्मीद है कि आप पिछला लेक्चर पढ़े होंगे, जो कि मैं एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। ठीक है, आज बच्चों हम लोग देखेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं फिर कुछ चीजें एक मतलब क्या बोलते हैं नजर डालते हैं, जो पीछे कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे बच्चों मैं बताया था कि अगर एक डाइपोल की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, तो बच्चों इसमें एक माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है। इसका मतलब यह है कि दो चार्ज होगा, जिसमें से चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, लेकिन जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा। कोई दिक्कत बेटा? अच्छा, मैं ये भी बताया था कि दोनों चार्जों के बीच में जो दूरी होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत कम से कम लेना है, बहुत न्यूनतम लेना है। यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो है बेटा 2l। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। ये 2l, ठीक है ना, इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी है, लेकिन उसको l ना मान के 2l इसलिए माना क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब मैं डाइपोल का सेंटर बनाऊंगा, मतलब केंद्र बनाऊंगा, तो वहां से हमको हाफ और हाफ डिस्टेंस बांटने में आसानी होगा। बच्चों अगर हम l मान लेंगे तो हाफ जब बांटेंगे तो l/2 हो जाएगा, l/2 हो जाएगा, जो कि फ्रैक्शन में हो जाएगा, और हम चाहते हैं कोई चीज फ्रैक्शन में ना हो, इसलिए हमने इवन नंबर यानी 2 लिया। हाँ, आप 4l भी ले सकते हो, आप 6l, ठीक है, आप 6l भी ले सकते हो, जिससे बांटने में आपको आसानी हो। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर बच्चों एक वेक्टर लेंगे, p वेक्टर। ठीक है, p वेक्टर लेंगे, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका हिंदी होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यह बराबर होगा Q इंटू 2l के। बोलो बच्चों। हाँ सर। ये सब जानकारी मैं आपको पिछले वीडियो में दिया था। एक बार बेटा इसलिए रिवाइज कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपको सारी चीज़ें याद पड़ जाए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार चीज़ों को तैयार करते हैं। क्या होता है कि बस पढ़ लिए, वीडियो पढ़ लिए या क्लास में पढ़ लिए, घर पे जाके पेज तो पलटना नहीं है, तो इस वजह से चीज़ें याद में नहीं बनी होती है। तो इसी वजह से बेटा पीछे की चीज़ें थोड़ी सी बता देना, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। ठीक है बेटा? अच्छा मेरे भाई, ये भी बताया था बच्चों कि अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का सूत्र होता है KQ/R²। क्या होता है बताओ? KQ/R²। मान लो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है P पे, और यहाँ से कुछ दूरी पे एक चार्ज रखा है Q, और ये दूरी R है। तो मैं बताया था कि Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह होगा KQ/R²। बोलो यार। यस सर। अच्छा, ये भी बताया था कि अगर इस इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए आपको, तो जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है वहां एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। अगर बेटा वहां एक पॉजिटिव चार्ज आप रखें, ठीक है, यानी कि टेस्ट चार्ज, अगर वो बेटा चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज के कारण, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, अगर वह बेटा रिपल्सिव हुआ, यानी कि उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हुआ, तो हमारा जो कैपिटल E है, इसका मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। और अगर वह फोर्स इनवर्ड है तो गारंटी है कि जो हमारा E की डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगा। ये सब बातें मैं आपको सिखाया था। यानी जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज रखो, पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये सब जानकारी दिया था। और बच्चों एक्सियल पोजीशन पे हम लोगों ने देख भी लिया था कि इंटेंसिटी क्या है। तो आइए बच्चों आज इक्वाटोरियल पोजीशन पे देखते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लीजिए, और दूसरा वाला जो हेडिंग है यानी कि इक्वाटोरियल पोजीशन पे, ये समझने के तैयार हो जाइए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वीडियो के लास्ट तक देखिए बेटा, सब सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, देखो बच्चों
ध्यान देना, ध्यान दो, ठीक। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन, बच्चों में ये भी बताया था कि इक्वाटोरियल पोजीशन की जो हिंदी होगी वो क्या होगा बताओ, निरक्षीय, यस सर। ठीक है ना, स्थिति, क्या होगा बताओ, निरक्षीय स्थिति। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते ही होंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा। तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हिंदी हो गया, ठीक है ना, इंग्लिश तो लिख ही दिया हूं। तो बेटा क्या है कि मैं एक चित्र बना रहा हूं, आप लोग चित्र को ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। यहां बेटा एक चार्ज लिया और यहां एक चार्ज लिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, ठीक है। यहां जो चार्ज है उसका नाम दे दिया बेटा प्लस क्यू, यहां जो चार्ज है उसका नाम दे दिया क्या, माइनस क्यू। और ये मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू को एक लाइन से मिला दिया, कोई दिक्कत बेटा? अच्छा, अब बेटा क्या है कि बताओ, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो 100% यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्योंकि दो चार्ज है और दोनों चार्जों का बेटा जो मैग्नीट्यूड है, देखो क्यू और क्यू है, और एक प्लस है और एक माइनस है, तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब बच्चों इसके ठीक बीच में एक पॉइंट ले रहा हूं ओ, सेंटर। बेटा अगर पूरी की पूरी लेंथ 2l है मान लो, तो 100% O से लेके A तक L होगा, और बेटा O से लेके B तक भी क्या होगा बताओ, L होगा। क्या आप लोग इस बात को मान रहे हो कि L और L होगा? अगर टोटल लेंथ 2l ले लिया, बोलो यार। अच्छा, अब बेटा क्या करते हैं कि लो बेटा इस सेंटर से, ठीक है ना, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो इस डाइपोल पर क्या हो बताओ, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो। तो बेटा ये जो मेरा रेखा है, ये जो मेरा लाइन है, वो हमारा कौन सा लाइन कहलाएगा, इक्वाटोरियल लाइन। क्या कहलाएगा, इक्वाटोरियल लाइन, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को मैं माना P है, और बेटा एक बात बताओ, जैसे हम लोग एक्सियल लाइन पे देखे होंगे सेंटर से पॉइंट P तक की दूरी स्मॉल r लिया था, वैसे हम इक्वाटोरियल वाले में भी सेंटर से P तक की जो दूरी है उसको क्या मान ले रहा हूं, स्मॉल r। कोई दिक्कत? यानी कि बच्चों लो, मैं इस दूरी की बात कर रहा हूं, देखो यहां से लेके यहां तक, लो बच्चों ऐसे मैं बता दिया कहां से कहां तक, स्मॉल r। कोई दिक्कत बेटा? अच्छा मेरे भाई, अब एक बात बताइए बच्चों, हम ये भी जानते हैं बेटा, ये पॉइंट P है, खैर बच्चों अगर मान लो इस प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P पर इंटेंसिटी देखें, तो जहां पे इंटेंसिटी निकालना है वहां आप एक क्या रखोगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या रखोगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे उसकी डायरेक्शन देखने के लिए। अगर बेटा यहाँ पे प्लस क्यू नॉट चार्ज रखोगे मान लो, तो यह Q इस Q नॉट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो भैया लो बच्चों एक चीज देखो, ठीक है, इस दिशा में, ठीक है ना, इस दिशा में क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स इधर होगा, तो A के कारण जो इंटेंसिटी होगा वो इधर होगा EA, EA। कोई दिक्कत बेटा? वीडियो में साफ आ रहा देखिए तो? अच्छा बेटा, इसी प्रकार से अगर माइनस चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी देखोगे, तो चूंकि दो चार्ज है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो दोनों के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी होगा। अरे यार दो चार्ज है तो दोनों के कारण होगा, तो गारंटी है कि माइनस क्यू चार्ज के कारण जो पॉइंट P पर इंटेंसिटी होगा, पहले बच्चों क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये एक रेखा बना दे रहे हैं, पॉइंट P को और पॉइंट B को मिलाने वाली एक रेखा बना दिया। तो बताओ यहां तो रखोगे पॉजिटिव चार्ज, तो ये निगेटिव वाले इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा।
यह है बच्चों ई बी वेक्टर। Yes, sir. इसका मतलब बी वाला जो पॉइंट बी पे चार्ज रखा है, जो निगेटिव चार्ज रखा है, वह उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। कोई दिक्कत? No, sir. तो ये हो गया ई ए वेक्टर और ये हो गया क्या, ई बी वेक्टर। बोलो। Yes, sir. अब बेटा और देखते हैं, ठीक है ना, कि ई ए और ई बी का जो नेट इंटेंसिटी है बेटा, अगर दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है और उसको बेटा हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, मैं एक काम कर रहा हूं, ये आप देख रहे हो ना, ये लाइन, अरे बोलो यार, Yes, sir. ये लाइन कौन सी लाइन है बताओ? Axial line है। ये एक्सियल लाइन है। इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया पॉइंट पी से। ये पॉइंट पी है बच्चों, ये पॉइंट पी है हमारा। कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है, Yes, sir. एक मिनट। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या बताऊं? पी, जहां हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। अब बेटा एक बात बताओ कि अगर इसके पैरेलल ड्रॉ किया तो अगर ये एंगल मान लो मैं थीटा मान लिया, क्या मान लिया? थीटा। थीटा, तो ये भी एंगल बेटा देखो थीटा होगा, हाँ सर। क्योंकि बेटा यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज POB और POA ये दोनों बेटा सर्वांगसम त्रिभुज हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। बेटा कॉन्ग्रेंट आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, और क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल के बारे में है। ये सब बेसिक बातें हैं। कैसे बेटा समरूप है, सॉरी कैसे बेटा सर्वांगसम है? क्योंकि देखो ये वाली लेंथ क्या है? L, तो दूसरा वाला ये लेंथ क्या है? L। पहली साइड बराबर हो गया। R और R ये दोनों का कॉमन साइड है। अरे बोलो यार। Yes, sir. तो भैया गारंटी है कि अगर ये दो साइड तो बराबर हो गया, और एक देखो बेटा, एक देखो ये देखो एंगल एंगल एंगल, ये दोनों 90 डिग्री है। तो बेटा साइड एंगल साइड से अगर देखें तो दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है बताओ? कॉन्ग्रेंट है, यानी कि दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। बोलो। Yes, sir. अब अगर पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस निकालोगे तो आएगा अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. अरे मेरे भाई, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालूं तो ये l है, ये r है, तो ये भी बताओ क्या हो जाएगा? अंडर रूट R square plus L square. r स्क्वायर प्लस L square. ये देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आ गया। कोई दिक्कत बेटा? No, sir. अच्छा ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आपको आ गया कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा सर्वांगसम है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो बच्चों अगर ये एंगल आप देखो थीटा है, तो ये भी एंगल देखो बेटा थीटा होगा। हाँ सर। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सर देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है बच्चों, और बेटा ये जो लाइन है P से लेके जो B तक आ रहा है, ये देखो बेटा एक, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। Yes, sir. बेटा ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट 9th में 8th में 7th में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप ये ना जानो कि इनका सिर्फ उपयोग वहीं तक है, इसका यूज पूरी लाइफ पड़ेगा आपको। इसलिए अगर बेसिक चीज़ें आपके क्लियर नहीं होती है तो आपको पढ़ने में परेशानी होता है। तो क्या है बेटा कि हमको बेसिक्स तो अच्छे से पढ़ना ही होगा, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर भी पढ़ना पड़ेगा, किसी तरह सीखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है बेटा, पढ़ना पड़ेगा बेसिक। तो ये दोनों थीटा हो गया। अच्छा मेरे भाई, इसी प्रकार से बताओ अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल बताओ, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। क्यों? क्योंकि जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों, ठीक है ना, बराबर हुए, वैसे ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ सर। अब बेटा अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ? थीटा, क्योंकि ये और ये एंगल बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस सर। अरे यार, शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये लाइन, चलो यहां बना दिया, देखो ये सीधी लाइन यहां बना दिया, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ठीक है बच्चों, चित्र थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, इतनी चीजें इसमें लिख दिया कि शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, लेकिन अगर समझ के आप बनाएंगे तो गलती नहीं होगा।
क्योंकि बेटा ये सब सारी चीजें रट नहीं सकते हैं, चित्र रट लें, डेरिवेशन रट लें, कब तक रटोगे बेटा, पढ़ाई बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये रटने वाला बेटा जो सिस्टम है उसको छोड़ो और समझने वाला सिस्टम स्टार्ट करो, छोटे में ही, ठीक है ना, सॉरी थोड़े से मेहनत में ही आपको काफी कुछ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, और डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अभी टाइम है, हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब देखो, अब बेटा एक बात बताओ, बेटा चित्र समझ में आ गया सबको ना। हाँ सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। अब चूंकि बच्चों ये सर्वांगसम है तो ये साइड भी बराबर होगा, ये साइड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये भी उतना ही होगा। बाकी में बेटा ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये भी देखो थीटा है, सॉरी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यह थीटा तो यह थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। पॉइंट P पर A के कारण इंटेंसिटी और B के कारण इंटेंसिटी, A के कारण देखो बेटा आउटवर्ड है और B के कारण इनवर्ड है। बेटा आउटवर्ड इनवर्ड का मतलब समझो। अच्छा, अब देखो बेटा क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखो बेटा क्या कर रहे हैं, हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सूत्र, ठीक है, सूत्र E बराबर KQ/R² से ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अरे बेटा फ्रॉम फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में पूरा आएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इस पे क्वेश्चन हमारा कंपटीशन में भी आता है, कोई भी कंपटीशन हो, ठीक है। हाँ, तो इसे जान लो बेटा। तो ठीक है, अब बेटा क्या करते हैं, बताओ A से P तक का डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो देखो यही डिस्टेंस यहां पे रखेंगे हम लोग। तो बताओ EA बराबर क्या होगा, KQ अपान, हाँ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे आवश्यकता पड़ सकता है। इसी प्रकार से बेटा जब EB निकालोगे तो KQ अपान आर स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों, क्योंकि सर AB देखिए चार्ज क्या है बताओ, Q, ठीक है ना, KQ अपान डिस्टेंस बेटा वही है। अब कोई बच्चा ये जरूर पूछ सकता है कि सर आपने यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा। बच्चों मैं इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं और मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पहले मैं जो A पे चार्ज है उसके कारण P पर और जो B पे चार्ज है उसके कारण P पर, इन दोनों के कारण मैं इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझको वेक्टर सम करना है। कैसा सम, वेक्टर सम। वेक्टर सम में पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देख लो, आपका आंसर वैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए, अच्छा बच्चों बताओ EA और EB आपको इक्वल दिख रहा होगा, बोलो भाई। चलो भैया मान लो EA और EB, मान लो KQ/R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और KQ/R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे तो मान लो E डैश आ गया, क्या आ गया, E डैश। अरे यार दोनों यार सेम है ना, तो इन दोनों को E डैश मान लेना, लेट, ठीक है। देखो लेट माना EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू E डैश। अब आप कहोगे कि सर आप E डैश क्यों मान लिए, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं E डैश इसलिए मान लिया कि बार बार मैं इतना बड़ा चीज ना लिख के केवल E डैश लिख दूंगा और जब लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वहां E डैश के जगह हम KQ/R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पुट कर दूंगा, इसलिए मान लिया कि चीजें छोटी हो जाए। बात समझ में आ रहा है बेटा ना। अच्छा मेरे भाई देखो ध्यान दो, EA बराबर EB बराबर E डैश, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान दो, अब देखो बेटा वेक्टर में आपको हो सकता है कंपोनेंट तोड़ना आता हो, उम्मीद है कि आता भी होगा अगर आप 12th में पढ़ रहे हो। खैर मैं वेक्टर का भी पूरा का पूरा बेटा, ठीक है ना, चैप्टर बनाऊंगा। अगर बेटा हम दो ऐसे लाइन खींचे जिनके बीच में 90 डिग्री हो, जैसे मान लो एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और इनके बीच में कोई वेक्टर हो ए वेक्टर, और मान लिया ये एंगल है थीटा, तो जिधर थीटा होता है उधर उसका कंपोनेंट ए कॉस थीटा आता है,
और जिधर थीटा नहीं होता है, यानी कि 90 माइनस थीटा होता है। देखो अगर ये थीटा है और टोटल अगर 90 है तो बचा एंगल होगा 90 माइनस थीटा। बोलो। यस सर। तो बच्चों अगर इसको इधर तोड़ोगे तो आ जाएगा a cos 90 माइनस थीटा। बोलो। और cos 90 माइनस थीटा बच्चों होता है sin थीटा। बोलो। यस सर। तो बेटा मेरे कहने का मतलब यह है कि जिधर एंगल होता है उधर cos, जिधर एंगल दिया होता है, और जिधर एंगल नहीं दिया होता है उधर sin। एक्चुअली बेटा वो sin नहीं है, वो भी cos ही है, लेकिन cos 90 माइनस थीटा जब करोगे तो जब सॉल्व करोगे तो आप जानते हो क्या बन जाएगा, वो sin थीटा। बोलो यार। Yes, इतना तो पता होगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। अब बेटा अब ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो इसी में ट्रिग्नोमेट्री नहीं ना पढ़ाने लगेंगे। हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें तो बताएंगे जरूर, ठीक है, लेकिन बेटा अब फिर कहता हूँ कि बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है बेटा, अगर आप 12th में पढ़ रहे हो। खैर अभी डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा ना करके सीधे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है सर। तो बताओ बच्चों, ई ए का मान मैंने क्या मान लिया, ई डैश। यस सर। बोलो। Yes. और ई बी का मान भी क्या मान लिया, E ई डैश। देखो ई ए को जो बेटा, ई ए को एंगल देखो 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 इधर थीटा है ना बेटा, यस सर। एंगल की ओर तोड़ोगे तो बताओ इधर क्या आएगा, बताओ इधर। ये cos बहुत सही आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। देखो इधर एंगल है, अब इसको जब वाई एक्सिस की ओर तोड़ोगे तो इधर क्या आ जाएगा बताओ, ये sin थीटा। बेटा थोड़ा जगह कम है लेकिन आप लोग समझ जाओगे, ई ए साइन थीटा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो बेटा ये ई ए का कंपोनेंट तोड़ दिया, जिधर एंगल है उधर कॉस, जिधर एंगल नहीं था, मतलब एंगल तो था ही यार, मतलब हमको जिधर एंगल दिख रहा था उधर कॉस, और जिधर एंगल नहीं दिख रहा था उधर क्या, साइन। इसी प्रकार से ई बी को तोड़ो, यस सर। ई बी को देखो एंगल की ओर तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ये भी cos थीटा। ई बी कॉस थीटा। Yes, अरे बोलो यार, Yes, sir. ये तो एंगल थीटा ही है, हाँ सर। ई बी कॉस थीटा। और बेटा इस ई बी को जब वाई एक्सिस की ओर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी sin थीटा। ई बी साइन थीटा। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। बेटा अब देखो 1 मिनट बस, बातों को बस ध्यान से सुनो। देखो बेटा इस ई ए को जब तोड़ा हो ना तो एक कंपोनेंट इधर आया है और एक कंपोनेंट इधर आया है। जिस वेक्टर का कंपोनेंट हमने तोड़ा है वह वेक्टर देखो दोनों कंपोनेंट के बीच में आ रहा है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखो वेक्टर में कि जिसका आपको कंपोनेंट तोड़ना है, बोलो, वह वेक्टर हमेशा बीच में होना चाहिए, ना कि बाहर होना चाहिए। जैसे अब मान लो ये ए वेक्टर है, तो देखो अब इसका एंगल जब तोड़ोगे तो देखो ये बीच में है। बात समझाया? अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ये ई बी है, तो इधर आपने, तो देखो इधर आपने ई बी को ध्यान दो, इधर आपने कॉस कर दिया तो वाई एक्सिस को इधर नीचे इस साइड क्यों माने, आप हाई वाई एक्सिस को क्यों नहीं मान लो, ऊपर वाला। तो बेटा अगर वाई एक्सिस को ये मान लोगे इसके लिए तो ये चीजें देखो ना, एक तो इधर हो जाएगा एक कंपोनेंट इसका, और एक कंपोनेंट इसका बात कर रहा हूं बेटा इसका, तो एक कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा। हाँ सर। तो बताओ ये हो जाएगा बाहर। यस सर। हमेशा वो अंदर होना चाहिए दोनों के, ठीक है। चलो खैर बताएंगे, सब सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, अब क्या करते हैं, अब बताओ ई ए साइन थीटा ऊपर आया है, हाँ सर। ई ए साइन थीटा का मतलब बेटा ई ए के जगह हम बोल सकते हैं ई डैश, बोलो। तो इसका मतलब देखो ई डैश sin थीटा। साइन थीटा ऊपर आ गया, और यहां देखो ई बी साइन थीटा नीचे आया है। इसका मतलब ई बी के जगह भी क्या लिख सकता हूं बताओ, ई डैश। ई डैश, क्योंकि ई ए और ई बी इक्वल है, तो ये हो जाएगा ई डैश साइन थीटा। अच्छा इस साइड में देखो, इस साइड में ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये देखो ये दोनों देखो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, बोलो बच्चों। यस सर। ये दोनों एक ही दिशा में है तो इनको ऐड कर देंगे, और जो बेटा देखो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा ये अपोजिट है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हाँ सर। जब हम नेट निकालेंगे नेट। तो बताओ बेटा ई ए साइन थीटा बराबर ई डैश साइन थीटा, ई ए साइन थीटा सॉरी ई बी साइन थीटा बराबर ई डैश साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बताओ इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। क्यों? क्योंकि अगर एक स्टूडेंट हमको इधर 20 न्यूटन के फोर्स से खींचे
एक इधर 20 न्यूटन से खींचे तो बताओ हमारे ऊपर नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा? 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और जो मेरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनकी डायरेक्शन सेम है, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी, मतलब EA cos थीटा EB cos थीटा, इसलिए उनको ऐड कर देंगे, वही हमारा नेट इंटेंसिटी होगा। कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा, तो ये ठीक है ना, तो बताओ ई नेट बराबर E डैश cos थीटा प्लस E डैश cos थीटा। खैर बेटा ये वास्तव में EA cos थीटा और EB cos थीटा है, इनको ऐड कर दिया नेट निकालते समय। कोई कहेगा सर वर्टिकल कंपोनेंट क्यों नहीं लिए, तो बोलना कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल। इसलिए बना दिया मैं कि ध्यान रहे, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब बच्चों ई नेट ध्यान दो, अब केवल बेटा कैलकुलेशन करना है, फिर हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। बताओ EA की जगह, बताओ EA की जगह क्या रख सकते हो? E डैश cos थीटा। अच्छा, यहाँ क्या रख सकते? EB की जगह E डैश cos थीटा। इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ई नेट क्या आएगा? E डैश cos थीटा E डैश cos थीटा 2E डैश cos थीटा। अरे मेरे भाई ये दोनों सेम है ना, जैसे x प्लस एक्स 2x, अरे बोलो यार, y प्लस वाई 2y, घोड़ा प्लस घोड़ा 2 घोड़ा, उसी प्रकार से E डैश cos थीटा E डैश cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2E डैश cos थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो बेटा ई नेट देखो, ध्यान दो बेटा, यहां तक वीडियो में आ रहा है क्या? देखो ठीक है, 2E डैश की जगह बच्चों उठा के वैल्यू पुट करो, E डैश की जगह वैल्यू पुट करो, EA और EB, EA KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो लो भैया KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अरे बाबू E डैश जो है EA और EB के बराबर है, और EA और EB इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से नकल मार लो बोलो, तो उठा के रख दिया E डैश की जगह। अब cos थीटा बराबर आप जानते होगे, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे होगे, कि cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ बेटा अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बोलो ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस। तो बताओ cos थीटा के जगह हम क्या रख सकते हैं? L अपॉन अंडरवुड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 1/2। हाँ ठीक है, होल पावर 1/2। अब सर कहोगे ये होल पावर 1/2 क्यों? बेटा कहीं भी अगर कोई चीज रूट में लिखा हो a प्लस बी, तो आप उसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी 1/2। बात समझ रहे? कहीं लिखा हो रूट x, तो इसका मतलब ये इसको लिख सकते हो x की पावर 1/2। इतनी नॉलेज तो आपको होगा यार सर आप छोटी मोटी बातें मत बताया करिए, हम लोग को सब आता है। ठीक है बेटा, बता देते हैं। ठीक है बेटा, कुछ बच्चों को आता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, और बेटा हम शिक्षक है ना, तो हमको सबके साथ चलना है। ठीक है ना, हमको सबके साथ चलना है। कोई बच्चा मान लो अभी पढ़ने स्टार्ट किया है, पढ़ने की उसके अंदर बड़ी जोश है कि अब चिड़ फाड़ के रख देंगे, तो हम उसके भी साथ हैं भाई। ठीक है, और कुछ लोग पहले से ही चिड़ फाड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, खैर ये सब बातें तो होती रहती है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान दो। अब देखो बच्चों, यहाँ थोड़ा जगह है, आप लोग देखिएगा। ठीक है बेटा, जगह की बहुत कमी है बेटा। ठीक है, खैर बेटा हमारे पास हर चीज़ की कमी है। ठीक है, गरीब आदमी हो बेटा, जगह की भी कमी है। तो देखो ई नेट इज इक्वल टू, देखो अब ध्यान दो बेटा, इस 2 को बेटा मैं इस L के साथ दे रहा हूं, जान के लिख रहा हूं, अभी तुमको समझ में आएगा क्यों। तो हो गया K, देखो K, अब देखो फिर ब्रैकेट बनाया Q इंटू इस 2 को बेटा इसके साथ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2L। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं Q इंटू 2L लिखा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला जानते हो, Q इंटू 2L। यस सर। बोलो। हाँ सर। अपान देखो बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पावर में 1/2 है, यहाँ पावर में 1 है। बेटा अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई हो तो पावर आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इतना तो आपको पता होगा। तो बताओ बच्चों, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है प्लस यहाँ पावर 1/2 है, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3/2।
अरे यार 1 और 1/2 यानी कि 1 और आधा जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है ना, 1.5 हो जाएगा। और 1.5 माने होता है 3/2। अब कहोगे सर ये 1.5 तब क्या है, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो ई नेट के बताओ Q × 12 के जगह क्या लिख सकता हूँ, P, सही है। Yes sir। अब बेटा बताओ R² + L², बताओ ये कितना बताओ यहाँ 3/2। तो बेटा ये हमारा हो गया फार्मूला, ठीक है। Yes sir। जैसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दिया उसको थर्ड दे रहा हूं। लेकिन बेटा ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब R और L के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, यानी कि अप्रॉक्स में बराबर होगा। मान लो R दे दिया 5 सेंटीमीटर, L दे दिया 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लगभग बराबर होंगे तब अप्लाई करेंगे। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में L जो होगा वो बहुत छोटा होगा R से, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं कि डाइपोल के जो दोनों चार्ज हैं उनके बीच का जो दूरी होता बहुत कम होता है। तो अगर L बहुत छोटा होगा तो जैसे पिछले वाले आप टॉपिक में देखे होंगे कि L को हम नेग्लिजिबल मान लिए थे कि वो लगभग नगण्य है, लगभग 0 है R की तुलना में। तो वहां फिर से L को क्या मान लेंगे, लगभग 0। तो ठीक है ना बेटा। अब देखो ये एक स्पेशल केस है बेटा, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। लेट माना जो L है वो बहुत 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 छोटा किससे, R से। देन तब जहां L के साथ जहां R² के साथ L² का एडिशन हुआ है उसको क्या कर दो बताओ, 0। तो बताओ इस पूरी चीज को कर दोगे 0। Yes sir। तो यहाँ क्या बचेगा, R²। R² में 0 ऐड करोगे तो R², और यहाँ होल पावर 3/2। पावर में पावर का मल्टीप्लाई होगा, पावर में पावर का मल्टीप्लाई है। अच्छा चलो को लिख दे रहा हूं भाई लोग, ई नेट = KP / R² प्लस यहाँ हो जाएगा 0, Yes sir। 3/2। R² + 0, R², बोलो यार। Yes sir। यहाँ है बेटा 3/2। देखो अब ये स्क्वायर का 3/2 में मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा, R³। तो इसका मतलब आ गया KP/R³। बेटा ये जो मेरा निकला बेटा ना वो हमारा इंटेंसिटी है, लेकिन कौन सी पोजीशन का, इक्वाटोरियल पोजीशन का। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? याद करो कि हम लोग जो पिछला लेक्चर देखे थे एक्सियल पोजीशन पे, वहां आया था 2kP/R³, 2kP/R³, और यहां आया है KP/R³, यानी कि ये जो है पहले वाले की अपेक्षा हाफ हो गया। Yes sir। या बोलूं कि पहला वाला यानी कि एक्सियल पोजीशन वाला ये इसके तुलना में दोगुना है, 2 टाइम्स है। बोलो बच्चों। लेकिन याद रखो बच्चों, ये तभी दोगुना कह सकते हो जब डिस्टेंस स्मॉल r और स्मॉल r माना गया था। उसमें भी मैं स्मॉल r डिस्टेंस पे माना था, Yes sir। और इसमें भी मैं स्मॉल r डिस्टेंस पे मान रहा हूं। जैसे बात समझो मैं क्या कह रहा हूं, एक मिनट बेटा प्लीज, कि मैं कह दूं कि एक्सियल पोजीशन में सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि स्मॉल r की बात कर रहा हूं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 20 यूनिट है। ठीक है ना, न्यूटन पर कूलाम मात्रक होता है, 20 न्यूटन पर कूलाम है एक्सियल पोजीशन पे। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इक्वाटोरियल पोजीशन पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो हाफ हो जाएगा। बताओ पहले वाले में 20 था, Yes sir। तो इक्वाटोरियल वाले में क्या हो जाएगा, 10। लेकिन एक चीज आप देखे होंगे कॉमन बात, कि मैं एक्सियल वाले में भी सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी की बात किया हूं, और इक्वाटोरियल में भी सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बात किया हूं, तब जाके हम उसको हाफ कर पाए हैं। अब मान लो यहां 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कहता और यहां 50 सेंटीमीटर की दूरी पे कह देता, तो वो सिस्टम नहीं चलता फिर। ठीक है, तो ये सब बातें अगर मैं पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट जिस दिन बेटा मतलब सीक्वेंस वाइज बनाऊंगा कि ये टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड अगला टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड अगला टॉपिक, ठीक है, तो बेटा उस टाइम पे आपको सबका सब समझाया जाएगा और सारी चीजें लिखवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और मेन टॉपिक्स ही देख रहे हैं, तो आपसे सिर्फ मैं बेटा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जितना लिखवाया उतना समझ लो डेरिवेशन, पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे बेटा, ठीक है ना।
ठीक है बेटा, तो कोई बात नहीं, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि मैं आपको समझा सकूं, और शायद समझाया भी, और शायद आप समझे भी, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। चलते चलते नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। ठीक।